दोस्तों जय श्री राम। पिछले 3 सालों से मैं इस पर काम कर रहा था। आज पूरा भारत राममय हो गया है। भगवान राम के जन्म समय को निकालने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार आधा अधूरा करके छोड़ दिया। आप ऐसा कह सकते हैं कि सफल उसमें नहीं हुआ, लेकिन इस बार सोचा इसको पूरा करके ही छोड़ूं। ईश्वर की कृपा से जहाँ तक हमें लगता है इस दिशा में बहुत हद तक सफल हुआ हूँ। जैसा कि भगवान राम के जन्म समय के बारे में वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, भगवान राम जी का कर्क लग्न में जन्म हुआ है। पुनर्वसु नक्षत्र उस समय 5 ग्रह उच्च के थे। वास्तव में कुंडली को अगर देखें तो 5 ग्रह उच्च के हैं, और साथ ही राहु केतु का स्थान भी तृतीय और नवम स्थान में है। तो साफ दिखता है कि ये किसी साधारण इंसान की कुंडली हो नहीं सकती है। देवतुल्य ईश्वर के कुंडली में ही ऐसा दुर्लभ संयोग होगा। लेकिन साथ ही साथ आप ये भी देखें, कितने भी उच्च के ग्रह हों फिर भी लाइफ में कठिनाइयां तो आती ही हैं। जब हमारे ग्रंथ में भगवान राम का जन्म समय ग्रहों की क्या स्थिति थी ये जब दिया हुआ है, तो कहीं न कहीं जन्म समय को निकाला जा सकता है। फिर भगवान राम समय से परे हैं। ईश्वर की सत्ता को समय में बांधा नहीं जा सकता है, फिर भी हम ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले आप यह देखें, भगवान राम की जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह से है। बृहस्पति कर्क राशि में, चंद्रमा भी कर्क में ही है, राहु कन्या राशि में, शनि तुला राशि में, मंगल मकर राशि में, सूर्य मेष राशि में, शुक्र मीन राशि में और केतु भी मीन राशि में, बुध वृष राशि में। जो कि महर्षि वाल्मीकि के द्वारा जो रामायण है उसमें ऐसा ही भगवान राम के जन्म समय में ग्रहों की स्थिति थी। यहाँ तक कि उसका वो कितने डिग्री पर है, कितने अंश पर है, वो भी उसमें लिखा हुआ है बालकांड में। और साथ ही आप यह भी जान लें कि गणना का जो समय हमने लिया है वह 25 दिसंबर 2020 को आधार माना है। 25 दिसंबर 2020 को जो शनि का जो वर्तमान जो राशि है वह मकर राशि में है। अब इनसे आप देखें भगवान राम का जो संभावित जो न्यूनतम जो जन्म समय हो सकता है वह कुछ इस तरह से होगा। मकर राशि यहाँ पे शनि है, जन्म कुंडली में शनि की स्थिति 4थे स्थान में, जबकि अभी का जो शनि का जो गोचर है वह मकर राशि में है, अर्थात ये सप्तम भाव में है। और हम जानते हैं कि शनि जो है एक राशि पर 2.5 साल रहता है। तो इस तरह से 2.5 यानी कि 7.5 अर्थात 7.5 वर्ष पहले शनि जो था वह तुला राशि में था। अर्थात ये न्यूनतम एक संभावित एज 7.5 वर्ष आ रहा है। 30 वर्षों में एक पूरा चक्कर लगा देता है। अर्थात शनि 30 वर्षों में फिर दोबारा उसी राशि में आ जाता है जिस राशि में अभी मिनिमम जो एज होगा वह 7.5 अर्थात अभी से 7.5 वर्ष पहले अर्थात 13-14 के आसपास ये शनि जो है वह तुला राशि में है। तो इस तरह से 7.5 फिर उसमें आप 30 जोड़ दें, 37.5, फिर इसमें 30 जोड़ें तो 67.5। इस तरह से आप आगे जोड़ते जाए तो इतना वर्ष पहले जन्म होने की संभावना बनती है। अर्थात जो सिर्फ एक राशि से हम निकाल रहे हैं शनि से कि जो इनका संभावित एज क्या हो सकता है। तो इसको हम ये फॉर्मूले के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं 30A प्लस 7.5 वर्ष पूर्व, जहां की A का वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, 0 से लेकर के
अनंत तक, जहां की ए अगर यहाँ पर आप 0 रखते हैं वैल्यू तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 7.5 आएगा जो यहाँ आ रहा है। 1 रखिएगा तो 30 प्लस 7.5 37.5। अगर 2 रखते हैं तो 32 जा 60 और 7.5 तो 67.5 बस हो सकता है। और आगे भी आप इसमें वैल्यू रख करके 3, 4, 5 रख करके निकाल सकते हैं। 3 रखते हैं तो फिर 90 प्लस 7.5 97.5 वर्ष पहले। इस तरह से अर्थात आज से 7.5 वर्ष पहले, फिर आज से 37.5 वर्ष पहले, फिर आज से 67.5 वर्ष पहले शनि उच्च राशि में है। अब फिर इसी तरह से हम बात करेंगे बृहस्पति की। बृहस्पति को आप देखें तो यहाँ पर जो बृहस्पति का जो वर्तमान जो राशि है वह मकर राशि में है। 25 दिसंबर 2020 को जमकुंडली में कर्क राशि में बृहस्पति है, तो अर्थात 7वें घर पीछे 10-4 6 मल्टीप्लाई 1 बृहस्पति एक राशि पर लगभग 1 वर्ष रहता है। 12 महीने 12.5 महीने कर दें, अर्थात 6 वर्ष पूर्व, अभी से 6 वर्ष पहले बृहस्पति कर्क राशि में था। अभी मकर में है तो 6 वर्ष पहले बृहस्पति कर्क राशि में था। फिर संभावित जन्म समय ये हो सकता है 6, 18, 30, 42, अर्थात 6 वर्ष पहले, 18 वर्ष पहले, 30 वर्ष पहले, 42 वर्ष पहले। इसको आप फॉर्मूले के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं 12b प्लस 6। 12b प्लस 6, 12 इसलिए कि बृहस्पति 12 साल में एक पूरा चक्कर लगा देता है। यहाँ पर कोई भी वैल्यू रख करके इसका जन्म का समय निकाल सकते हैं। अर्थात इतना वर्ष पहले कोई भी इतना वर्ष, यानी कि 6 वर्ष पहले, 18 वर्ष पहले, 30 इयर्स पहले, 42 इयर्स पहले जो बृहस्पति का गोचर था वह कर्क राशि में ही था। फिर इसी तरह से आप राहु केतु के पोजीशन से निकालें तो राहु केतु का गोचर 25 दिसंबर 2020 को राहु वृष राशि में और केतु वृश्चिक राशि में है। राहु यहाँ पर जमकुंडली में कन्या राशि में है और अभी का जो राहु का गोचर है वह वृष राशि में है। तो राहु का चलने का क्रम एंटी क्लॉकवाइज होता है। राहु बकरी होने के कारण एंटी क्लॉकवाइज चलता है, उल्टा। आगे टाइम लेके जाइएगा तो राहु 2 वृष राशि से मेष में आएगा, फिर मीन में आएगा, लेकिन आप पीछे जा रहे हैं तो यह आगे जाएगा। अर्थात राहु वृष से मिथुन राशि में आएगा, फिर उसके पहले कर्क में, फिर उसके पहले सिंह में, फिर उसके पहले कन्या में। अर्थात और राहु जो है वह प्रत्येक राशि पर, एक राशि पर ये लगभग 18 महीने रहता है, 1.5 साल रहता है। तो इस तरह से इसका जो संभावित जो न्यूनतम जो समय होगा 6 - 2 × 18 माह, अर्थात 72 महीने। अर्थात आज से 6 वर्ष पहले राहु कन्या राशि में था और राहु 12 राशि का एक चक्कर 18 साल में लगाता है। तो इस तरह से इसमें आप 18 जोड़ते जाएं तो 6 मिनिमम, फिर 18 + 6 24, फिर 24 + 18 42। इस तरह से ये टाइम आपको मिलता रहेगा। अर्थात इसको फॉर्मूले के रूप में आप इस तरह से लिख सकते हैं 18c + 6 वर्ष पूर्व, जहां की c का वैल्यू 0, 1, 2, 3 कुछ भी। यहाँ पर अगर 0 रखते हैं तो ये 6 आएगा, 1 रखते हैं तो 24 आएगा, 2 रखते हैं 42। इस तरह से आप इसका टाइमिंग निकाल सकते हैं। अर्थात आज से 6 वर्ष पहले, 24 वर्ष पहले, 42 वर्ष पहले, 60 वर्ष पहले जो राहु का जो गोचर है वह राहु का गोचर कन्या राशि में और केतु का गोचर मीन राशि में निश्चित था। अब इसी तरह से मंगल से हम निकालेंगे तो मंगल की जो वर्तमान राशि है वह मेष आ रहा है।
जो कि संभावित न्यूनतम जन्म समय। जो मंगल का वर्तमान जो गोचर है वह मेष राशि में है। यहाँ पर जन्म कुंडली में मकर दिख रहा है, इसका मतलब है कि अब 3 घर पहले। तो हम जानते हैं कि मंगल का गोचर एक राशि पर 45 दिन का होता है। तो इस तरह से 45 दिन अर्थात 45 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर उतना दिन पहले मंगल का गोचर मकर राशि में आना चाहिए। और आप एक बात ध्यान दें कि जो भी टाइम पीरियड हम आपको बोल रहे हैं वह एक एवरेज टाइम है, उसी के आसपास या उससे कुछ दिन पहले उसके कुछ दिन बाद यह गोचर टेली करेगा। मंगल के गोचर से न्यूनतम संभावित जो समय होगा 13 minus 10 multiply 45 डेज। 13 इसलिए लिखे हैं कि मेष को आप जो है 12 के बाद इसको 13 मान लें ताकि इसको मैनेज करने में आसानी हो। 12 के बाद मेष राशि आता है तो 12 के बाद आप 13 से मान लें। 13 minus 10 multiply 45 अर्थात 135 डेज। इतना दिन पहले मंगल का जो गोचर होगा वह मकर राशि में होगा। तो देखें मंगल जो है वह एक राशि पर 45 दिन रहता है, तो इसलिए 12 राशि को मिला दें तो 45 मल्टीप्लाई कर दें तो लगभग 540 डेज आता है। तो 540 डेज इसमें प्लस करते जाएंगे तो उतना दिन पहले ये मंगल का जो गोचर होगा वह मकर राशि में होगा। अर्थात अभी से 135 दिन पहले, 675 दिन पहले, 1215 दिन पहले यह जो मंगल का गोचर है वह मकर राशि में आएगा। अर्थात इसको हम फॉर्मूले के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं 540 के प्लस 135 दिन पूर्व। यहाँ पर आप के का वैल्यू 0 रखते हैं तो 135 डेज आएगा, 1 रखते हैं तो 675 डेज आएगा, वैल्यू 2 रखते हैं तो 1215 डेज आएगा। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म, ये दिन में है इसे हमने वर्ष में चेंज कर लिए हैं क्योंकि इसके पहले जो भी निकाले हैं सारा वर्ष में ही है। तो इस तरह से इसमें 365 से हम डिवाइड कर दिए तो 108/73 के प्लस 27/73 वर्ष पूर्व। अब आप देखें एक कॉमन आपको मिल जाएगा शनि से 7.5 वर्ष पहले। पीछे के चारों चार्ट को अगर आप देखें तो आपको एक चीज कॉमन आएगा कि शनि के एज से 7.5 वर्ष पहले, बृहस्पति के एज से 6 वर्ष पहले, राहु केतु के एज से 6 वर्ष पहले ये ऐसा संभावना आ रहा है कि शनि तुला राशि में और बृहस्पति कर्क राशि में और राहु कन्या केतु मीन राशि में आ रहा है। ये आप निकाल सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। आज से 6 वर्ष पहले अर्थात 2014 में अक्टूबर माह में आप ट्राई कर सकते हैं, कुछ समय के लिए आता है। लेकिन यहाँ पर मंगल मकर राशि में नहीं आ पाता है, मंगल कुछ समय के लिए छूट जाता है। मंगल जैसे ही मकर राशि में आता है ठीक वैसे ही शनि तुला से वृश्चिक में चल जाता है। तो ये एग्जाम्पल हमने इसलिए आपको दिए, इसे आप एग्जाम्पल के रूप में लें। जो प्रोसेस हमने आपको बतलाए निकालने का वह इससे मैच पूरा करता है, इसलिए हमने एक एग्जाम्पल आपको देकर के ये बताए कि आज से 6 वर्ष पहले ग्रह स्थिति शनि का, बृहस्पति का, राहु केतु का आ रहा है। इस तरह से 4 कैलकुलेशन आ रहा है। शनि तुला राशि में हो इसके लिए जो फॉर्मूला है वह 38 + 7.5 वर्ष पहले। बृहस्पति कर्क राशि में हो ये इसके लिए 12b + 6 इसमें इतना वर्ष पहले। राहु कन्या राशि में, केतु मीन राशि में, तो इसकी संभावना तभी होगी जबकि ये इतना वर्ष पहले 18c + 6 वर्ष पहले। और फिर मंगल का जो ये है
तो इस तरह से ये 4 फॉर्मूले के आधार पर आप, तो ये हमने 4 इक्वेशन दिए हैं। सूर्य का भी निकाल सकते थे, लेकिन सूर्य का निकालना जो भी नहीं है, ये 4 मिल जाते हैं तो फिर सूर्य का निकालना लगभग आसान हो ही जाता है। अब आगे का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल ही आसान है, सिंपल है। इसी भी आप देखें, शनि तुला राशि में, बृहस्पति कर्क राशि में होगा। यह प्रत्येक 60 वर्ष के अंतराल पर ऐसा स्थिति आता है। ये 60 इयर्स हम कहां से लाए? ये 60 इयर्स ये शनि से ही, और जो बृहस्पति है इसी का जो राशि चक्र है ये 30 इयर्स और 12, अर्थात जो शनि का जो लाइफ साइकिल है एक जोडियक साइकिल है, जो बृहस्पति का एक जोडियक साइकिल है 12 इयर्स और इसका 30 इयर्स। उसका आप एलसीएम निकाल लीजिए तो वह 60 इयर्स आता है। तो प्रत्येक 60 वर्ष में शनि तुला राशि में और बृहस्पति कर्क राशि में रहेगा। अर्थात 2014 में ये पोजीशन बना है, तो 2014 में आप 60 वर्ष को माइनस कर दीजिए, तो यह स्थिति फिर एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, यह भी आप एग्जाम्पल समझें। फिर यह स्थिति अक्टूबर 1954 में आता है, जो कि शनि तुला राशि में है, बृहस्पति कर्क राशि में है, और साथ ही मंगल भी मकर राशि में उच्च का आ जाता है। तो ठीक है, इसी तरह से जुपिटर और राहु का भी आप ये दोनों का एलसीएम निकालिएगा। फिर सेचर्न और राहु का निकालना है तो फिर 30 और 18 का एलसीएम होगा। अगर तीनों का निकालना है तो फिर तीनों का एलसीएम होगा। चारों का निकालना है तो फिर चारों का एलसीएम होगा, जिसकी की चर्चा हम आगे करेंगे। ठीक ऐसे ही एलसीएम ऑफ 12 और 18 का 36 इयर्स, तो 36 इयर्स हो गया। इसमें राहु कन्या राशि में, केतु मीन राशि में और बृहस्पति कर्क राशि में हो सकता है। फिर एलसीएम निकाला 18 और 13, 18 राहु का और 30 शनि का, तो इसका एलसीएम आता है 90। तो प्रत्येक 90 वर्ष में, 90 वर्ष में शनि तुला राशि में, राहु कन्या, केतु मीन राशि में संभावित हो सकता है। ये हमने एग्जाम्पल के तौर पर देखा, तो इसका हमने कुछ एग्जाम्पल देखा, तो कभी आता है कभी नहीं आता है। इसका एग्जाम्पल में हम ये n90 × n इसलिए लिखे कि एक अगर आता है तो फिर 3-4 बार नहीं आता है, फिर पता नहीं कब आएगा, लेकिन आएगा जरूर, क्योंकि ये मिल रहा है। फिर ऐसे ही एलसीएम ऑफ 30, 12 और 18 का निकालते हैं तो 180 आता है, तो इसलिए 118 × n, इतना समय में शनि 7, बृहस्पति कर्क में और राहु 6, केतु 12 में होने की संभावना है। ऐसी स्थिति अक्टूबर 2014 में है, जो की स्थिति हम आपको दिखाए थे। आप 2014 की स्थिति अगर देखें तो शनि 7 में, बृहस्पति कर्क में, राहु कन्या में, केतु मीन में, तो इसको जब हमने चेक किया तो अक्टूबर 2014 एक टाइम के अलावा और कोई भी टाइम हमें नहीं मिला। ये 2020 चल रहा है। 2014 की स्थिति में 180 आप माइनस करते जाएं और सारे ईस्वी सन को आप ट्रैक करें तो आपको अर्थात 34 ईस्वी सन से 34 ईस्वी सन से लेकर के 2020 तक में सिर्फ 2014 ही एक ऐसा साल है जिसमें कि शनि तुला में और बृहस्पति कर्क में और राहु कन्या में, केतु मीन राशि में एक साथ आ रहा है। और आगे भी हमने कुछ ट्राई किए तो वो नहीं आता है। ईसा पूर्व की ग्रह स्थिति को गणना करने के लिए मेरे पास उतना उपलब्ध साधन नहीं है। ये आप लोग ट्राई करें और हमें ज़रूर बताएं। पिछले 2000 वर्षों में
एकमात्र अक्टूबर 2014 ही साल है जिसमें कि ऐसा स्थिति आता है। आप पांचों ग्रहों को एक साथ कर दें, पांचों ग्रह मतलब राहु केतु दोनों एक ही है, तो सबों को अगर करते हैं तो शनि 7 में, बृहस्पति 4 में, राहु 6 में, केतु 12 में और मंगल 10 में। तो इसका एलसीएम निकालना हो, एलसीएम ऑफ 30, 12, 18 एंड 108/73। ये चारों का एलसीएम जो होगा वह इस तरह से होगा, ये तीनों का एलसीएम 180, देख लें। इस तरह से इनका जो एलसीएम आता है वह आता है 39,420। ये चारों का एलसीएम जो है वह 39,420 वर्ष आता है, अर्थात न्यूनतम जो जन्म समय होगा वह 39,420 ईयर्स वर्ष पहले का एक ऐसा स्थिति आ सकता है जिसमें कि ये 5 ग्रह अपने राशि में होगा, जो कि भगवान राम के जन्म कुंडली में राशि में है। इस तरह से भगवान श्री राम का संभावित जो अवतरण समय होगा, जन्म समय होगा, वह 39,420 ईयर्स मल्टीप्लाई एन इसलिए कि हो सकता है कि वह अक्टूबर में ही कॉम्बिनेशन हो जाए। अगर 39,420 ईयर्स पहले भी अगर कॉम्बिनेशन अगर मिल भी गया तो इसका तो ये कोई जो ही नहीं है कि वह अप्रैल में ही होगा, वह अक्टूबर में भी मिल सकता है, जनवरी में भी मिल सकता है। इसलिए इसका आपको फिर मल्टीपल करना होगा 39, इसमें फिर 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से कीजिए, 3 से कीजिए, तो उतना वर्ष पहले का। इसके लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि अभी से कम 50,000 से 1 लाख वर्ष पहले का जो डाटा है वह गणना कर सके, तभी यह संभव है। इस तरह से महर्षि वाल्मीकि के अनुसार भगवान राम का जन्म चैत्र मास शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि पुनर्वसु नक्षत्र और उस समय सूर्य मेष राशि में 10 डिग्री पर था। तो 10 डिग्री का मतलब हो गया कि यह चैत्र मास में 14-15 अप्रैल को सूर्य का राशि परिवर्तन होता है, वह मीन से मेष में जाता है। तो इस तरह से सूर्य अगर 10 डिग्री पे है तो प्रत्येक दिन सूर्य 1 डिग्री मूव करता है। तो इस तरह से 14-15 अप्रैल अगर मानते हैं तो इसमें आप 10 जोड़ दें तो लगभग 24-25 अप्रैल आता है होगा, जहां तक चांस ज्यादा 25 का ही आता है। और साथ ही रामायण में मंगल का भी डिग्री है, मंगल 28 डिग्री पे है, बृहस्पति कर्क में 5 डिग्री पे है, शुक्र मीन में 27 डिग्री पे है, शनि तुला में 20 डिग्री पे है, सूर्य भाव 10 में है। तो जन्म समय दोपहर होगा और जन्म का समय अभिजीत मुहूर्त है, तो लगभग 12 बजे के आसपास, 12 बजे से कुछ समय पहले, 12 बजे के कुछ समय के बाद का जो टाइम होता है वह प्रत्येक दिन एवरेज अभिजीत मुहूर्त रहता है। एक बात और आप यहाँ पर ध्यान दें कि भगवान राम का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है, तो भगवान राम जी का जन्म बृहस्पति के दशा पीरियड में हुआ है। बृहस्पति की महादशा बचपन से स्टार्ट हुई। तो जय श्री राम दोस्तों। इसके बाद भगवान राम का जन्म कुंडली भी लेके हम आएंगे। पता नहीं हमारा यह कैलकुलेशन सही है या नहीं है, ये आप लोग बताएंगे। आप लोगों का सुझाव सादर आमंत्रित है। धन्यवाद। संभवतः भगवान राम का जन्म कर्क लग्न के कर्क नवमांश अर्थात प्रथम नवमांश में ही हुआ होगा। टाइम का कैलकुलेशन आप 2014 को आधार वर्ष मान के करें, क्योंकि 2014 में शनि बृहस्पति
राहु केतु उसी राशि में आता है जिस राशि में भगवान राम की कुंडली में है।